हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्षारकों की धातुओं के साथ अभिक्रियाएं। क्षारकों की धातुओं के साथ अभिक्रियाएं। अब क्षारक क्या है और धातु क्या है? धातु किसे कहते हैं और क्षार किसे कहते हैं? जब तक ये नहीं पता होगा तब तक हम रिएक्शन नहीं कर सकते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि धातु क्या है, उसके बाद क्षारक जानेंगे। तो धातु का मतलब वह होता है कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखता है उसे धातु कहते हैं। अब धातु में कौन कौन से तत्व आते हैं? धातु में आते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, कॉपर, जिंक और पोटेशियम। ये इतने तत्व आते हैं कि इसमें धातु में, जिसे धातु कहते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उसे धातु कहते हैं। ये सारे क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। और कौन से तत्व कितने इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं वो हम यहां देखते हैं। इसके बगल साइड में सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम 2, एल्युमिनियम 3 और पोटेशियम 1, कैल्शियम 2, कॉपर 2, जिंक 2। ये सारे क्या करते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 1, 2, 2। ये सारे क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। अब क्षारक किसे कहते हैं? क्षारक जो है, क्षारक को हम क्षार नाम से भी जानते हैं। क्षारक को हम क्षार नाम से भी जानते हैं। जो हमारा क्षारक है उसे हम क्षार भी कहते हैं। क्षार जो होता है इसका स्वाद कसैला होता है। कैसा होता है? कसैला। जो क्षार है वो स्वाद में कैसा होता है? कसैला होता है। क्या होता है स्वाद में? स्वाद में कैसा होता है? कसैला होता है। और ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। क्या? लाल लिटमस पेपर को क्या करता है? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। नीला। जो क्षार है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ये क्या है? जो क्षार है ये स्वाद में कसैला होता है, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। इसकी खोज सन 1884 ईस्वी में, इसकी खोज सन 1884 ईस्वी में आर्हेनियस ने किया था। सन 1884 ईस्वी में आर्हेनियस ने आयन सिद्धांत के आधार पर, किसके आधार पर? आयन सिद्धांत के आधार पर किया था। आयन सिद्धांत के आधार पर किया था। आयन 2 प्रकार के होते हैं। आयन कितने? 2 प्रकार के होते हैं। एक धन आयन और एक ऋण आयन। यही 2 प्रकार के आयन होते हैं। अब आयन सिद्धांत के आधार पर तो किया था। किसकी खोज? क्षारक की खोज और अम्ल की खोज, दोनों की खोज किया। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि क्षार की पहचान किसके आधार पर किया गया था? जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन आया था। कौन सा? हाइड्रोक्साइड आयन। वे अम्ल या वे क्षार, क्या? वे क्षार जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित होकर के हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं उसे क्षार कहते हैं। क्षार को क्षारक भी कहते हैं। इसकी खोज सन 1884 ईस्वी में आर्हेनियस ने किया था। किसके आधार पर? आयन सिद्धांत के आधार पर।
ठीक, तो अब हो गया क्या, क्षारक। तो हम जान के क्षारक किसे कहते हैं, जिसमें OH निगेटिव हो। क्या हो, OH निगेटिव हो। अब चलते इसमें हमें क्या करना है, क्षारकों की क्रिया धातुओं के साथ कराने पर या धातुओं के साथ अभिक्रिया। अब देखिए हम क्षार का सूत्र इस साइड लिख दे रहे हैं जिससे आप भूलो मत, क्योंकि सूत्र जो होता है क्षार 3 4 हैं, उन्हीं चारों पर ही रिएक्शन करना है। और 7 है, कितने तत्व हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है, और 3 में करेंगे 21 रिएक्शन इस पे कंप्लीट होगा, जिससे आप केमिस्ट्री का 3 चैप्टर, कौन सा, पहला दूसरा और तीसरा, पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी। तो चलिए क्षार का सूत्र जानते हैं। क्षार का सूत्र यहाँ पर है NaOH KOH, और उसके बाद है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये हैं क्षार के सूत्र, ये हैं धातु। अब इन्हीं की क्रिया इन्हीं तीनों से करानी है। तो चलते हैं क्या होगी क्रिया और क्या बनाता है रिएक्शन में, देखते हैं। ठीक, देखिए क्या बनेगा पहला रिएक्शन में, सोडियम की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे। तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा, इसमें ये होता है कि क्षार की क्रिया धातु के साथ कराने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो यहाँ पे हम फंक्शन बना देते हैं, धातु प्लस क्षारक, इसकी क्रिया होगी तो धात्विक ऑक्साइड बनाएगा। अब अच्छा लगा था। चलिए देखते हैं, धातु की क्रिया क्षारक के साथ कराने पर धात्विक ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इसकी परिभाषा हम इसी के आधार पर लिख सकते हैं। क्या, धातु की क्रिया क्षारक के साथ कराने पर धात्विक ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो चलिए इसकी क्रिया कराते हैं। सोडियम की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, तो इसके 2 अणु लेंगे, इसके भी 2 अणु लेंगे। क्यों लेते हैं वो देखिए, हम पहले रिएक्शन कर देते हैं, उसके बाद बताते हैं कि इसे क्यों लेंगे। सोडियम कितना है, 2 हो जाएगा, क्योंकि धातु के एक साइड हो जाए 2 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बन गया क्या, धात्विक ऑक्साइड। और हाइड्रोजन जो है, एक हाइड्रोजन तो निकलेगा नहीं, क्योंकि हेडिंग में ही, परिभाषा में ही कह रहा है क्या, कि धातु की क्रिया क्षारक के साथ कराने पर धात्विक ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो यहाँ पर 2 से कर देंगे तो ये क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। जब 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गए तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर भी करेंगे। अब 2 सोडियम यहाँ हुआ, 1 सोडियम यहाँ, तो इसे भी 2 कर देंगे। अब यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 2 दूना 4, 2 सोडियम यहाँ, 2 सोडियम यहाँ, तो 4 सोडियम हो गया। और 2 ऑक्सीजन यहाँ, तो 2 से यहाँ किया, 2 ऑक्सीजन हो गया। 2 हाइड्रोजन भी हो गए, 2 हाइड्रोजन, तो बैलेंस भी हो गया, रिएक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया। और परिभाषा भी लिख सकते हैं, क्या, सोडियम की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर सोडियम ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। क्या परिभाषा देखते हैं इसके अनुसार, धातु की क्रिया क्षारक के साथ कराने पर धात्विक ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अब देखिए रिएक्शन में क्या हुआ, सोडियम की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर सोडियम ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अब चलते हैं आगे करते हैं, सोडियम की क्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो ये क्या बनाता है, चलिए करते हैं। दूसरा रिएक्शन सोडियम प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो क्या होगा, इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगा तो ये क्या होगा, KO
Na प्लस में हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी, निकलेगी। अब देखिए कैसे हाइड्रोजन गैस निकला, हेडिंग यही बनेगा, हाइड्रोजन गैस इसमें निकलेगा। तो पोटेशियम सोडियम जो है हाइड्रोजन को हटा दिया, उसके स्थान पर Na लग गया, तो क्या बन गया, धात्विक ऑक्साइड। अब ये हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन कैसे बना, इसे दो करेंगे, इसे भी दो करेंगे, यहाँ पर दो से गुणा कर देंगे, तो ये हमारा रिएक्शन बनकर कंप्लीट हो गया। तो यही हुआ ये रिएक्शन, लेकिन किताब में रिएक्शन नहीं दिया गया, लेकिन हम बना रहे हैं। तो अब आगे चलते हैं, जो किताब में रिएक्शन दिया गया उसके अनुसार काम करते हैं। जिंक की क्रिया करा देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो तीसरा रिएक्शन बन जाएगा Zn प्लस NaOH। इसके साथ जब क्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन को निकाल देगा, क्योंकि जिंक जो है हाइड्रोजन को निकालेगा, तभी तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। तो क्या हो जाएगा, Zn, जिंक की संयोजकता होती है 2, तो जिंक पर जाकर के एक सोडियम लग जाएगा Na, और ऑक्सीजन कितना लगेगा, एक ही ऑक्सीजन लगेगा। यही तो पूरा है, कुछ और है, ठीक है। तो अब देखिए सोडियम कितना लगा, एक, लेकिन जब इसमें से दो हाइड्रोजन निकलेगा, जिसको जिंक की संयोजकता होती है एक, लेकिन इस पे एक सोडियम लगा, एक ऑक्सीजन भी लगा, लेकिन इसमें से दो हाइड्रोजन जब निकलेगा तो इसे दो करेगा, तो अब क्या हो जाएगा, Na, ये कितना हो जाएगा 2, और ये भी हो जाएगा 2, तो ZnO2, ये भी 2, प्लस में H2 गैस निकल गया। यही है रिएक्शन। जिंक की संयोजकता होती है 2, सोडियम की भी एक होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा क्या, Na2ZnO2, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे इस रिएक्शन में कंप्लीट हुआ, यही चीज हेडिंग में बताया जा रहा है। अब बाकी सारे रिएक्शन इसी प्रकार से होंगे, जैसे ये एक बता दिया जो है, इसकी संयोजकता एक होती है, इसकी भी एक, और पोटेशियम के साथ भी करा दिया। अब इसकी 2 होती है, तो इसकी भी क्रिया उसी तरह होगी, इसकी भी होगी, इसकी भी होगी, तो सबकी उसी तरह होगी। अब चलते हैं आगे, बाकी आप कर सकते हैं। ये क्या है, धातु कार्बोनेटों की अम्लों के साथ अभिक्रियाएं। अब धातु क्या है बता दिए स्टार्टिंग में, कार्बोनेटों का सूत्र होता है, यहां पर देख लीजिए, कार्बोनेटों का सूत्र है CO3। इसकी संख्या होती है 2, इसकी कितनी होगी 2, जो कि निगेटिव होगी। तो कार्बोनेटो मतलब कि कार्बोनेटो का सूत्र है क्या, CO3 डबल निगेटिव, यानी कि इसकी 2 संयोजकता होगी। जब 2 होगी इसकी तो क्या बना, धातु कार्बोनेट, तो इसी के साथ धातु लगा देंगे तो हो जाएगा क्या, धातु कार्बोनेट, यानी कि Na2CO3 क्या बना, CO3, NaHCO3, और उसके बाद CaCO3, CuCO3, ZnCO3, ये सारे क्या हैं, धातु कार्बोनेट। धातु कार्बोनेटो चाहे कहें, चाहे धातु कार्बोनेट कहें, तो ये हमारे हो गए सूत्र इतने। अब इन्हीं सूत्रों का क्या करना है, किसके साथ क्रिया, अम्ल के साथ क्रिया कराना है। तो अम्ल का सूत्र होता है, साइड में ही है क्या, अम्ल। अम्ल का सूत्र होता है, पहला है HCl, दूसरा है H2SO4 जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल, तीसरा है नाइट्रिक अम्ल, ठीक। और भी होता है, एक और है अम्ल, चौथा है एसिटिक अम्ल। देखिए क्या क्या है, धातु कार्बोनेटो, धातु हमने लिख दिया इधर,
ये हम कहूँ नहीं करे कहूँगा हुआ बताओ एक तो बताओ टाइट्रिक अम्ल का सूत्र टाइट्रिक अम्ल कहाँ पाया गया टाइट्रिक अम्ल? आपने लिखवाया छोड़वा दिए। हाँ तो कर फिर हेरे भाई नहीं भाई हमें सर्दी जब आप इतना होती है तो ओह तो एकदम का एकदम देखो गुस्सा आता है मैं मानती का आता है एक तो सर्दी मांगत नहीं सर्दी से कैसे करेगा सम्मानी अब ये ठीक है फंक्शन बना करके समझाने में ज़्यादा ठीक रहेगा। अब स्टार्टिंग से पूरा करेंगे पूरा करने चलिए। अब देखिए हम क्या पढ़ेंगे, धातु कार्बोनेटों की अम्लों के साथ अभिक्रिया। धातु कार्बोनेटों की अम्लों के साथ अभिक्रिया को अब हम बताने वाले हैं। यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर बना दिया कि धातु कौन से तत्व होंगे और कार्बोनेट क्या है और धातु कार्बोनेट का सूत्र क्या जाकर के बनेगा और अम्ल का सूत्र ये हमने लिख दिया है। तो अम्ल का पहला सूत्र है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल, तीसरा है नाइट्रिक अम्ल और चौथा है हमारा एसिटिक अम्ल। तो चलते हैं पहले धातु जानते हैं क्या क्या है। धातु पहला हमारा सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है और इसके बाद पोटेशियम है, कैल्शियम है, कॉपर, जिंक। सोडियम की एक होती है, मैग्नीशियम की दो होगी, एल्युमिनियम की तीन होगी। ये संयोजकता है। सोडियम की संयोजकता हो जाएगी एक, मैग्नीशियम की दो, एल्युमिनियम की तीन। अब पोटेशियम की भी एक हो जाएगी, कैल्शियम की दो, कॉपर की दो, जिंक की दो। ये सारे संयोजकता हैं। अब चलते हैं आगे। कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? कार्बोनेट का सूत्र होता है CO3। ये डबल निगेटिव होते हैं। धातु का मतलब होता है पॉजिटिव आयन और अर्ध जो निगेटिव होता है मतलब कि वो अधातु है निगेटिव आयन। ठीक, जो कार्बोनेट है वो निगेटिव आयन को प्रदर्शित करता है और जो धातु है वो पॉजिटिव आयन को प्रदर्शित करेगा। अब ये क्यों निगेटिव आयन को प्रदर्शित कर रहा है? अब जानते हैं कि कार्बोनेट जो है वो निगेटिव आयन, दो निगेटिव आयन को क्यों प्रदर्शित कर रहा है कि दो निगेटिव आयन है क्यों है। तो वो जान लेते हैं कि कार्बोनेट जो दो निगेटिव को क्यों प्रदर्शित करता है। तो देखिए कार्बन की होती है 4 और ऑक्सीजन की होती है 2। ऑक्सीजन की कितने अणु हैं यहाँ पर? 3। तो इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 6। अब इसकी 6 हो गई और इसकी 4, यानी कि ये 4 इलेक्ट्रॉन त्याग, इस पे 4 पॉजिटिव है और इस पे कितने 6 निगेटिव हैं। इस पे जब 6 निगेटिव है, इस पे 4 पॉजिटिव है, तो जब 6 निगेटिव इसके साथ जुड़ेगा तो 2 निगेटिव भी बच जाएगा। इसलिए इस पर 2 निगेटिव चार्ज लगता है। किसी भी तत्व के साथ अगर निगेटिव आयन अधिक है तो उसकी संयोजकता निगेटिव ही होगी, पॉजिटिव नहीं होगी। ठीक, अब आगे चलते हैं, समझाते हैं। तो समझ में आ गया कि 2 निगेटिव क्यों हुआ? क्योंकि ऑक्सीजन निगेटिव होता है और ऑक्सीजन की संयोजकता अधिक है। क्या है? ऑक्सीजन की संयोजकता जो है अधिक है, इसलिए ये कितने अधिक है? 2 अधिक है और ये 2 कम है, इसलिए इस पर 2 निगेटिव लगता है और इसलिए इसकी कितनी संयोजकता जाकर बनेगी? 2। इसलिए इसकी 2 संयोजकता जाकर के बनेगी। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें सारा का सारा वही रहेगा।
क्योंकि सब में कार्बोनेट ही जा करके जुड़ेंगे। अब जानते हैं कि सोडियम कार्बोनेट के साथ कितने अणु जुड़ेगा। जब सोडियम 1 है और कार्बोनेट की संयुक्ता 2 है तो सोडियम में 2 से गुणा करके Na2 कर देंगे, CO3 हो जाएगा। एल्युमिनियम 2 है, कार्बोनेट का भी। चलिए अब क्या है, ये सूत्र हमारा बन गया। क्या बना, सोडियम की संयुक्ता होती है 1 है और कार्बोनेट की होती है 2, इसलिए सोडियम जो है कार्बोनेट के साथ 2 अणु जुड़ा है। अब मैग्नीशियम की होती है 2 और कार्बोनेट का भी होता है 2, इसलिए इसमें मैग्नीशियम अकेले जुड़ गए, इसमें कोई बैलेंस नहीं किया गया है। एल्युमिनियम की होती है 3 और कार्बोनेट की होती है 2, इसलिए देखिए इसमें क्या किया गया, एल्युमिनियम की है कितने 3 और कार्बोनेट की है 2। तो दोनों को बैलेंस करना है कि जिससे दोनों एक दूसरे में जुड़ सकें। तो दोनों में हमें सम संख्या बनानी होती है, इसमें करेंगे 2 से, इसमें करेंगे 3 से। तो ये हो गया 6, ये भी हो गया 6। जिसमें जितने से गुणा किया गया है उसमें उतने ही अणु जोड़ दिया जाएगा। एल्युमिनियम में किया गया है 2 से और कार्बोनेट में किया गया है 3 से, तो एल्युमिनियम हो गया 2 और कार्बोनेट का हो गया होल थ्राइस। तो ये हमारा सूत्र बन गया। अब कैसे बना, देखिए AlCO3 अगर 2 से यहाँ कर दिया तो एल्युमिनियम तो 2 हो जाएगा, लेकिन कार्बोनेट जो होगा वो 2 ही अणु होगा, जो कि हमें बनाना कितना है 3, इसलिए यहाँ पर ना गुणा करके यहाँ 2 कर दिया गया और ब्रैकेट में से करके इसका 3 कर दिया गया और दोनों हो गया क्या बैलेंस, और बन गया हमारा सूत्र क्या, एल्युमिनियम कार्बोनेट। तो अब आगे देखिए क्या बना, आगे बना पोटेशियम का होता है 1, इसलिए कार्बन के साथ 2 पोटेशियम जुड़ गया। कैल्शियम का होता है 2, तो कैल्शियम और कार्बोनेट का बैलेंस दोनों बराबर है, इसमें कैल्शियम और कार्बोनेट का बैलेंस होता है बराबर, इसलिए इसमें कोई गुणा नहीं किया गया, इसलिए दोनों ऐड हो गया। ये भी 2 होता है ऐड, जिसका जिसका 2 होता है वो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे और उसमें कोई ना गुणा किया जाएगा ना बैलेंस किया जाएगा। लेकिन इसमें 2 है और 2 से अधिक हुआ या कम हुआ तो उसमें हमें बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक, अब चलते हैं क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं धातु कार्बोनेटों की अम्लों के साथ क्रिया। तो अम्लों के साथ जब क्रिया करता है तो बनाता क्या है, पहले हम हिंदी में लिख देते हैं, उसके बाद क्रिया कराते हैं। अब क्या, धातु कार्बोनेटों की अम्ल के साथ क्रिया कराने पर लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल प्राप्त होता है। यही चीज क्या होंगे, हमारे पूरे रिएक्शन में प्राप्त होंगे। अगर ये फंक्शन हमें याद है तो परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और क्यों नहीं याद करने की जरूरत पड़ेगी, जब हम इन सब पे रिएक्शन करेंगे तब, क्योंकि 1-2 रिएक्शन करके सोचोगे कि हमें याद हो जाए तो याद नहीं होगा। पूरा का पूरा रिएक्शन आप करिए, परिभाषा तो अपने आप याद हो जाएगा। जब पूरा रिएक्शन करेंगे तो सूत्र भी याद हो जाएगा और रिएक्शन तो छूटेगा ही नहीं। तो चलिए रिएक्शन कराते हैं। अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया सोडियम कार्बोनेट के साथ कराते हैं। पहला रिएक्शन क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया सोडियम कार्बोनेट के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया सोडियम कार्बोनेट के साथ कराएंगे तो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना दीजिए पहला पॉइंट। तो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकाल देते हैं, अब जो बचेगा वो हम निकाल देंगे अलग से। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल निकल गया, आगे बचा क्या, 1 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 कर देंगे। 2 हाइड्रोजन जो हुआ 1 ऑक्सीजन से लेकर के जल बना दिया और इसमें बचा क्या, CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब बचा क्या, सोडियम और यहाँ पे बचा क्लोरीन, तो NaCl, सोडियम के 2 अणु, क्लोरीन के भी 2 अणु, 2 से गुणा कर देंगे। तो ये हमारा रिएक्शन हो गया।
अब आगे हमारा जिसकी एक संयुक्ता थी वो बता दिया। अब एल्युमिनियम की भी बता देते हैं और एक दो के लिए बता देते हैं, बाकी अदर आप कर सकते हो। तो चलिए एल्युमिनियम की कराते हैं। दूसरा रिएक्शन क्या कराते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया एल्युमिनियम कार्बोनेट के साथ कराने पर क्या बनता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया एल्युमिनियम कार्बोनेट के साथ कराने पर अब बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। अब शेष बचा क्या, देखिए क्या बना, एक हाइड्रोजन है जो कि वहां गया, 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देते हैं। 2 से गुणा नहीं बल्कि अभी और से गुणा होगा। एक ऑक्सीजन, इससे कार्बन डाइऑक्साइड पहले देखते हैं कितना निकला। एक का कार्बन यहाँ कितने हैं, 3 कार्बन है। पहले आप कार्बन से बैलेंस जब करना जानेंगे तभी हमारा सारा बैलेंस हो जाएगा। पहले कार्बन को बैलेंस करते हैं, कितने कार्बन है, 3 है, 3 से गुणा कर देंगे, कुछ नहीं सोचेंगे, 3 से गुणा, 3 दूना 6, कितने ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन हो गया। अब यहाँ से कितने ऑक्सीजन अभी शेष बचा, 3 त्रिका 9, जब 9 ऑक्सीजन यहाँ पे है, निकला 6, तो 3 से यहाँ गुणा कर देते हैं, तो 3 ऑक्सीजन यहाँ निकला। अब हुआ कितना हाइड्रोजन, 3 दूना 6 हाइड्रोजन, तो 6 से यहाँ गुणा कर देते हैं, ये हो गया। अब एल्युमिनियम के साथ 3 क्लोरीन 6 क्लोरीन जुड़ जाएंगे, AlCl3, 2 से गुणा कर देंगे, 2 एल्युमिनियम भी हो गया, 3 दूना 6 क्लोरीन भी हो गया। ये रिएक्शन हमारा बनकर कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं, जिसकी 2 संयुक्ता होती है उसके लिए करते हैं तीसरा रिएक्शन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल तथा भाग क्या प्राप्त होता है। यहाँ से एक ऑक्सीजन क्या किया, हाइड्रोजन ले लिया, जो किसे 2 अणु बना करके बना दिया जल, यहाँ से CO2 निकल गया, बचा क्या, 2 क्लोरीन और 1 मैग्नीशियम, अपने आप को संतुष्ट कर लिया, हो गया रिएक्शन मैग्नीशियम क्लोराइड। ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब सारे के सारे रिएक्शन इसी प्रकार से करने हैं, आप कर सकते हैं। और जो रिएक्शन ना समझ में आए और ना कर पाए तो कमेंट में आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं। यहीं से हमारा ये टॉपिक होता है समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंडों में सेंड भी करें।